प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10 का जीव विज्ञान जैव प्रक्रम का ही पार्ट चल रहा है। उसमें आपने पाचन के बारे में पढ़े, पिछले वीडियो में आपने उसके बारे में पढ़े हैं, और आज हम श्वसन के बारे में बताने जा रहे हैं कि श्वसन क्या चीज़ है। यह सबको पता है कि सभी जीव बिना श्वसन के जीवित नहीं रह सकते हैं, लेकिन श्वसन एक पूरी प्रक्रिया है। श्वसन के लिए मानव में जो है श्वसन तंत्र बनाए गए, और इस पूरी प्रक्रिया को कई चरणों में पूरा किया जाता है। पहले हम ही देखते हैं कि ये श्वसन कहलाता क्या है, श्वसन कहते किसे हैं। जनरल रूप में हम यह मान लेते हैं कि सांस लेना और छोड़ना यह श्वसन क्रिया है, लेकिन इसके अंतर्गत होता क्या है, कौन सी ऐसी इसके अंदर क्रिया होती है, कौन सा पदार्थ जो है मुक्त होता है, कौन सा पदार्थ ऑक्सीकरण होता है, हमें उसकी ऊर्जा कैसे मिलती है, ये सारी चीज़ें इस श्वसन के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूँगा। तो पहले श्वसन के बारे में हम जान लेते हैं। श्वसन वह अपचयी क्रिया है जिसमें ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन का ऑक्सीकरण किया जाता है। यहाँ देखेंगे, वह अपचयी क्रिया जिसमें ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन का ऑक्सीकरण किया जाता है, उसे श्वसन कहते हैं। उसे श्वसन कहते हैं। यानी जो भोजन है, जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, पोषण के बारे में आप पढ़े हैं पिछले वीडियो में, तो उस भोजन का जो ऑक्सीकरण होता है वही हमारी श्वसन क्रिया है। अब अपचयी क्रिया के बारे में थोड़ा सा पिछले वीडियो में बताया था, आगे और उसको विस्तृत करूंगा। आगे कह रहा है कि श्वसन शब्द का प्रयोग कोशिकीय श्वसन के लिए किया जाता है। कोशिकीय श्वसन के लिए किया जाता है। ऊर्जा प्राप्ति के लिए जिस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है उसे श्वसनीय आधारित पदार्थ कहते हैं। यानी जब हम को ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, किसी भी कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, तो उसी तरह से यहाँ देख रहे हैं कि वह अपचयी क्रिया जिसमें ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, यहाँ भी हमको ऊर्जा की बात आ रही है कि ऊर्जा प्राप्त करना है, और ये इस यहाँ डिफिनीशन कर रहा है कि ऊर्जा प्राप्ति के लिए जिस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, यानी जो पदार्थ से हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं उसे श्वसनीय आधारित पदार्थ कहते हैं। यानी वो श्वसन पर आधारित पदार्थ होता है। आगे देखते हैं, जीवित कोशिकाओं में भोजन का ऑक्सीकरण एक चरणबद्ध प्रक्रिया है। यानी जो जीवित कोशिकाएं हैं उनके में भोजन का जो ऑक्सीकरण होता है वो एक चरणबद्ध प्रक्रिया है। चरणबद्ध यानी जो क्रमिक रूप से, क्रम से, एक स्टेप दूसरा स्टेप, मतलब जब एक स्टेप पूरा होगा तो दूसरा स्टेप ऑटोमेटिक उसे पूरा करेगा, वो चरणबद्ध कहलाता है। चरणबद्ध प्रक्रिया है। श्वसन की पूर्ण प्रक्रिया को निम्न समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है या किया जा सकता है। अब जैसे यहाँ हम देखेंगे, आप लोग यहाँ देखें, C6H12 प्लस 6O2 प्लस एरो का निशान है 6CO2 प्लस 6H2O प्लस
ऊर्जा। अब थोड़ा सा यहाँ एक चीज़ आप लोगों को जानकारी के लिए बता दें, ये अगर 6 हम हटा देते हैं, ये हम 6 हटा देते हैं, तो इसको हम जनरली क्या लिख सकते हैं, ये हमारा है ग्लूकोज, ये हमारा है ऑक्सीजन, ये हमारा है कार्बन डाइऑक्साइड, और ये है जल, और ये हमारी ऊर्जा है। ग्लूकोज यानी इसको शर्करा, C6H12O6, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीनों मिले हैं तो हमारा ग्लूकोज का निर्माण हुआ है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले हैं, ये हमारा ऑक्सीजन हो गया, ये हमारा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, H2O जल हो गया, और ये प्लस ऊर्जा हो रहा है। यहाँ एक समझने की चीज़ थी, इससे पहले यहाँ 6 लिखा गया था, यहाँ भी 6 था, यहाँ भी 6 था, तो रीजन क्या है इसका? तो थोड़ा सा आप लोगों को जानकारी के लिए बता दें कि रसायन विज्ञान में यानी केमिस्ट्री में समीकरण संतुलित करने की सबसे बड़ी ज़रूरत पड़ती है। अगर हम यहाँ देखते हैं तो कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन 6 है, यानी कार्बन 6, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6, प्लस ऑक्सीजन यहाँ 2 है, O यहाँ 2 है। लेकिन अगर हम यहाँ देखते हैं, इसके ठीक एरो के बाद देखते हैं, तो यहाँ हम देख रहे हैं तो कार्बन हमारा 1 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, हाइड्रोजन 2 हो गया, ऑक्सीजन 1 हो गया। अगर इस ऑक्सीजन को हम जोड़ भी देते हैं तो हमारा केवल 3 ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन हमारा 2 होता है। लेकिन यह समीकरण संतुलित नहीं होता है, इसीलिए आपको मैं बता दूं कि यहाँ समीकरण संतुलित करने के लिए ये समीकरण बनाया जाता है। यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 6। अब इसको आप समीकरण संतुलित कर लेंगे, देख लेंगे। कार्बन हमारा यहाँ 6 है, तो यहाँ आप देखेंगे कि इसमें हम जब मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणा करेंगे तो ये कार्बन हमारा 6 हो जाएगा। यहाँ हमारा हाइड्रोजन 12 है, तो यहाँ 2 है, तो 2 में 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे तो ये 12 हो जाएगा। यहाँ हमारा जो है ऑक्सीजन 6 है, यहाँ हमारा ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 6 12 80 हो जाएगा। तो अगर हम इससे अपना मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ऑलरेडी ये 12 हो गया और ये 6 हो गया, 80 हमारा हो जाता है। इसलिए हमारा समीकरण ये संतुलित हो गया। अब ये देखते हैं कि लिख रहा है, अतः श्वसन की प्रक्रिया में CO2 मुक्त होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है। देखिए यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड, अभी हम जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को पढ़े थे, तो जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पढ़े थे तो ग्लूकोज के साथ कार्बन डाइऑक्साइड उसका क्रिया करता है। लेकिन जब हम श्वसन के बारे में पढ़ रहे हैं तो श्वसन क्रिया जब हम करते हैं तो हम ग्लूकोज यानी ये जो भोजन है, ये भोजन हमारा क्या है, ग्लूकोज है। ये हमारा भोजन ग्लूकोज है, और इसी ग्लूकोज का ऑक्सीजन से जब क्रिया होती है उसी को ऑक्सीकरण कहते हैं। ऑक्सीजन से जब वो क्रिया करता है, रासायनिक अभिक्रिया करता है, तो उसी को हम ऑक्सीकरण कहते हैं। तो यही भोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है यहाँ पर ग्लूकोज के साथ और ऑक्सीजन के साथ। जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन के साथ जब हमारा ऑक्सीकरण होता है, भोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हो रही है और हमें ऊर्जा मिल रही है। अब हमें लगता होगा आपको बात पूरी तरह समझ में आ गई होगी। तो ये हमारा पहला ये समीकरण है, इसको हम पूर्ण प्रक्रिया को समीकरण यानी जो श्वसन की ये प्रक्रिया है, अगर कहीं लिख दिया जाता है C6H12O6 प्लस 6O2 एरो का निशान दे करके 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा, तो यह जान लीजिए कि यह श्वसन की रासायनिक समीकरण है। ठीक, अब आगे देखते हैं। श्वसन में मुक्त ऊर्जा ATP के रूप में संचित होती है। ये जो मुक्त ऊर्जा हो रही है, ये जो ऊर्जा निकल रही है, ये किसके रूप में होगी, ATP के रूप में।
एटीपी क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ये संचित होती है, यानी संचित इकट्ठा होती है। एटीपी को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। एटीपी को क्या कहते हैं? ऊर्जा मुद्रा। एटीपी को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। कोशिकाओं की सभी ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति इसी एटीपी से होती है। यानी कह रहा है कि कोशिकाओं की सभी ऊर्जा जो जितनी जिसकी आवश्यकता होती है कोशिका के अंदर ऊर्जा की, कोशिका के बारे में 9th में आप पढ़े होंगे विस्तृत रूप से कि सब कुछ कोशिका के अंदर ही होता है। ये उपापचयी अपचयी क्रियाएं सारी कोशिकाएं के लिए होती हैं, श्वसन क्रियाएं कोशिकाएं में होती हैं। तो उसी को कह रहा है कि इन कोशिकाओं में सभी जो ऊर्जा है उसकी पूर्ति कहाँ से होती है? एटीपी से होती है। जब एटीपी का प्रयोग ऊर्जा के रूप में होता है तो यह एडीपी में परिवर्तित हो जाती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझ लेंगे कि जब एटीपी का प्रयोग ऊर्जा के रूप में होती है तो यह एडीपी में परिवर्तित हो जाती है। अब यहाँ देखेंगे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है और यहाँ एडिनोसिन डाइफॉस्फेट हो जाता है। ये हमारी इसमें वो परिवर्तित ऑटोमेटिक परिवर्तित हो जाती है जिसे हम देख नहीं सकते हैं। ये हमारे अंदर कौन सी क्रिया है? अपचयी क्रिया के द्वारा ये सारी चीजें होती रहती हैं। तो एडीपी में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रक्रिया में उच्च ऊर्जा फास्फेट बंध द्वारा, बंध के टूटने से, फास्फेट बंध होता है ऐसे बनाया जाता है, इसे फास्फेट बंध कहते हैं। फास्फेट बंध के टूटने से एक अकार्बनिक फास्फेट अणु भी मुक्त होता है। यहाँ देखेंगे जब यह बंध टूटता है तो एक अकार्बनिक फास्फेट अणु मुक्त हो जाता है, यानी स्वतंत्र हो जाता है। जब श्वसन की प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है तब उसका प्रयोग एडीपी में फास्फेट समूह जोड़कर एटीपी अणु बनाने में किया जाता है। अब देख लें, यहाँ एडीपी में फास्फेट समूह जोड़कर एटीपी अणु बनाने में किया जाता है। यानी ये देखेंगे हमारा ये उच्च फास्फेट होता है, इसको हम अकार्बनिक फास्फेट भी कह लेते हैं, और ये एडीपी है। तो ये जब दोनों जुटते हैं यहाँ से ऊर्जा के साथ तो ये एटीपी में बदल जाता है। यानी ये दोनों को अगर हम देखें, इसको यहाँ सेकेंड स्टेज में आप देख सकते हैं कि यही यहाँ लिख रहा है। दूसरा में क्या है कि जब कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी हमारा एडीपी में क्या हो गया? परिवर्तित होकर के संचित रहता है। और जब कभी भी कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है तब एटीपी जो है पुनः विघटित होकर के ऊर्जा को मुक्त कर देता है। यही एटीपी विघटित होता है, यानी टूटता है और ऊर्जा मुक्त करता है। कब? जब हम कोई क्रिया करते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं या कुछ भी कार्य करते हैं तो हमारी कोशिकाओं को ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। ऐसे स्थिति में एटीपी जो है विघटित होकर के ऊर्जा मुक्त कर देता है। तो अब यहाँ देखेंगे ये एटीपी बना, और सेकेंड स्टेज में हम देखते हैं कि एटीपी जो है अब ये क्या करती है कि टूटती है। तो एटीपी और मतलब ये उच्च फास्फेट है और ऊर्जा जो है ये मुक्त कर रही है, ये ऊर्जा जो है मुक्त कर रही है। उसी ऊर्जा के माध्यम से हम श्वसन क्रियाएं करते रहते हैं। अब आगे देखते हैं, एटीपी का प्रयोग सभी उपचयी क्रियाओं में होता है। ये अपचयी है, यहाँ देखेंगे एटीपी का प्रयोग सभी उपचयी क्रियाओं में होता है। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी क्रिया है, ऊष्माक्षेपी क्रिया है, इसको ध्यान रखेंगे। श्वसन से मुक्त सभी ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित नहीं होती है। जितनी हमारी ऊर्जाएं मुक्त हो रही हैं, श्वसन से मुक्त सभी ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित नहीं होती है, इकट्ठा नहीं होती है। कुछ ऊर्जा का जो है
लॉस होता है, हानि होता है। किस रूप में? ऊष्मा के रूप में। वो ऊर्जा जो निकलती है वो कुछ न कुछ उसकी लॉस होती है, हानि होती है, तो वो किस रूप में होती है? ऊष्मा के रूप में होती है। और वो ऊष्मा कार्य क्या करती है कि वो जंतुओं के शरीर के टेम्परेचर को, यानी शरीर को गर्म बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो ये ऊष्मा जो बाहर आती है उसके द्वारा, ऊर्जा के द्वारा, तो वो जंतुओं के शरीर को गर्म बनाए रखने में सहायक होती है, यानी उसके टेम्परेचर को बनाने में ये काम करती है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि जितनी हमारी ये श्वसन से मुक्त हो रही है ऊर्जा, ये गारंटी नहीं है कि एटीपी के रूप में, यानी एड्रोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में वो संचित रहेगी, बल्कि वो उस ऊर्जा का कुछ न कुछ ऊष्मा के रूप में हानि होता है, लॉस होता है, लेकिन वो जंतुओं के शरीर को गर्म बनाने में सहायक होती है। अब आगे देखते हैं, हमारे शरीर में एटीपी का प्रयोग पेशियों के संकुचन, पेशी समझ रहे हैं, ये जो हमारी भुजाएं देख रहे हैं ये पूरा पेशियों से बना हुआ है, चूंकि मांस के साथ जुड़ा है तो इसीलिए जो है इसको मांसपेशी कहते हैं। तो ये पेशियों के संकुचन, यानी उन पेशियों को संकुचित करता है। जैसे पेशियां कई प्रकार की होती हैं, उसको बाद में आपको बताएंगे। तो पेशियों को संकुचित करने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा तंत्रिका आवेग के संचरण, यानी जो हमारी तंत्रिका तंत्र है उसके आवेग को यह पूरा संचारित करता है, यानी नियंत्रित करने का काम करता है। प्रोटीन का संश्लेषण करता है, प्रोटीन का संश्लेषण भी करता है कौन? एटीपी, ये ध्यान रखेंगे। प्रोटीन का संश्लेषण करता है और अनेक प्रकार की महत्वपूर्ण क्रियाएं जो होती हैं इनके द्वारा प्रयोग में लाई जाती है एटीपी के। तो ये हमारा रहा आपके श्वसन के बारे में जानकारी। अब पुनः इसको, अगर इसको चाहेंगे आप लिख सकते हैं, जैसे आप एडीपी प्लस आईपी एटीपी, इसको चाहे तो आप एरो का निशान दोनों तरफ लगा देंगे तो ये भी एक समीकरण आपका सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं श्वसन के प्रकार। श्वसन के प्रकार, श्वसन के बाद की प्रक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर निर्भर करती है। अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति है या अनुपस्थिति है, इस पर निर्भर करेगी ऑक्सीजन की श्वसन की जो क्रिया होती है, तो उस पर निर्भर करती है। उसी के आधार पर ये दो प्रकार में विभाजित की गई। ये दो प्रकार की होती है, एक जो होती है वो ऑक्सी श्वसन और एक अनाक्सी श्वसन। तो ये दो प्रकार विभाजित कर दी गई कि किसके आधार पर? ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर। तो पहले हम देखते हैं ऑक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन क्या होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरुवेट, ये अम्ल होता है, इसको आप जान लें, एसिड है, ये अम्ल है। पाइरुवेट अम्ल पूरी तरह विघटित होकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना देता है। यानी ऑक्सीजन, जब हमारा भोजन के साथ ऑक्सीजन का वो समावेश होता, ऑक्सीकरण होता है उपस्थित में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो ये पाइरुवेट अम्ल जो होता है वो विघटित होकर, यानी टूट कर क्या बन जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना देता है। इस प्रक्रिया में बड़ी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। जब यह क्रिया होती है तो उसमें ऊर्जा सबसे ज़्यादा मुक्त होती है। चूंकि इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें ऑक्सीजन कहीं ये उपस्थित है केवल, लेकिन कंपल्सरी जब ये पाइरुवेट अम्ल जो है इसी के साथ वो क्रिया कर लेता है, इसलिए इसको ऑक्सी श्वसन कहते हैं। यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है।
यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। इसलिए जो है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का विद्युत गृह कहा जाता है, विद्युत गृह कहा जाता है, यानी इसको पावर हाउस कहा लेंगे। यह माइटोकॉन्ड्रिया का पावर हाउस कहलाता है। श्वसन की इस जैविक रासायनिक क्रिया के पद पादप एवं जंतु कोशिकाओं में समान होते हैं। जैसे अब कैसे समान होते हैं इसको देख लेंगे। ये समीकरण मैं बनाया हूँ, इसको जो समीकरण जैसे अभी पीछे यहाँ पर भी आपने समीकरण को देखा, यहाँ वही समीकरण है, सिर्फ यहाँ डिक्लेयर किया गया है कि ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से एटीपी के 38 अणु बनते हैं। यानी ये ग्लूकोज का हमारा एक अणु जब ऑक्सीकरण कर लेता है तब जाकर के इसमें पूर्ण रूप से 38 जो है एटीपी के अणु बनते हैं। तो उसी को यहाँ दर्शाया गया है और इसको मैंने हिंदी में लिखा है, इसको क्रेब्स चक्र कहते हैं। कभी कभी जो है पूछ देता है कि क्रेब्स चक्र किसे कहते हैं। तो क्रेब्स चक्र जो होता है तो आपको इसमें पूर्ण रूप से इसको जो है आपको याद रखना होगा। यहाँ 38 अणु होते हैं। एक थोड़ी सी इसमें करेक्शन कर लेंगे, थोड़ी सी आपको त्रुटि इसमें आ गई कि जो इसमें ये नहीं होगा, यहाँ इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यहाँ सारी आप संशोधन कर लेंगे, इसलिए इसको ऑक्सी शोषण कहते हैं। और ठीक इसका उल्टा जो होता है अनाक्सी शोषण में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये क्रिया हमारी हो रही है, तो हम यहाँ जो भी ये मुक्त हो रही है, ये हमारी 38 एटीपी ऊर्जा, यही हमारी ऊर्जा जो है आगे चल करके हमारे श्वसन क्रिया के लिए पूरा का पूरा दायित्व निर्वाह करती है। तो ये हमारा श्वसन का पहला पार्ट रहा, ऑक्सी श्वसन। इसके दो पार्ट में बताया, ऑक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन। तो ऑक्सी श्वसन में आपको ये समीकरण बनाना होगा, समीकरण को याद रखना होगा। ये आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एटीपी और एडीपी के बारे में जानकारी होनी चाहिए, आप उसको लिख लेंगे। पुनः मैं बता दे रहा हूँ, चाहे बुक से भी देख सकते हैं। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और एटीपी का होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये जो ऊर्जाएं हमारी शरीर में होती हैं, ये हमारा सब के सब उपचयी क्रियाओं के द्वारा हमारे श्वसन के माध्यम से या ऑटोमेटिक जो है ऊर्जा जो है हमारे शरीर में पैदा होती रहती है। तो अगला पॉइंट हम आपको अनाक्सी श्वसन के बारे में बताएं। अब देखेंगे हम दूसरा अनाक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन में आपको मैं बताया कि उसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण उसको ऑक्सी श्वसन कहते हैं। इसमें ये ऑक्सीजन को मैं साइड में लिखा हूँ। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होने पर पायरुविक अम्ल, जिस अम्ल को उसमें ट्रांसफर होता था, तो उसको कह रहा है कि यह अम्ल जो है का केवल आंशिक रूप, यानी आंशिक माने होता है थोड़ा सा, थोड़ा रूप जो होता है ऑक्सीकरण हो पाता है, पूरा का पूरा नहीं। उसमें क्या होता था कि पूरा का पूरा हो जाता था, किस चीज़ में हो जाता था, CO2 और H2O में। लेकिन इसमें कह रहा है कि जब ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं थी, जैसे यहाँ C6H12 O6 प्लस HO2 जब यहाँ था, तो यह पूरा का पूरा जो है इसमें कन्वर्ट हो जाता था। कौन? पायरुविक अम्ल। तो लेकिन ये कह रहा है कि जहाँ इसमें ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन अनुपस्थित है, ऑक्सीजन जब नहीं है तो इसका आंशिक रूप से ऑक्सीकरण हो पाता है, बहुत थोड़ा सा हो पाता है। और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी ग्लूकोज से कुछ ऊर्जा मुक्त हो सकती है। यानी इसके कहने का तात्पर्य है कि यदि अगर ऑक्सीजन नहीं भी है तब भी ग्लूकोज से कुछ ऊर्जा मुक्त हो सकती है। अगर ऑक्सीजन रहेगा तो ग्लूकोज से तो पूरी की पूरी ऊर्जा मुक्त हो जाती थी,
जैसे कि एक ग्लूकोज अणु से आप 38 ATP ऊर्जा मुक्त कर देख चुके हैं कि मुक्त होती है। तो यह कह रहा है कि इसमें से कुछ ऊर्जा मुक्त हो सकती है। कुछ बैक्टीरिया, ईस्ट, जैसे कुछ बैक्टीरिया के बारे में आपको पता है, और ईस्ट जैसे जीव श्वसन की इस प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। ईस्ट जो होता है वो अनाक्षी श्वसन क्रिया करता है। कुछ बैक्टीरिया, सभी बैक्टीरिया नहीं, इसीलिए ध्यान रखेंगे कि कुछ बैक्टीरिया अनाक्षी श्वसन का उपयोग करते हैं और ईस्ट करता है। चूंकि यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, इसीलिए इसे अनाक्षी श्वसन कहते हैं, और वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता था। अब हम देखते हैं कि ईस्ट में अनाक्षी श्वसन कैसे होता है। ईस्ट जो होता है, ईस्ट में कैसे अनाक्षी श्वसन होता है। ईस्ट एक कोशिकीय फंगस है। ये जो होता है ये फंगस होता है, ईस्ट, खमीर जिसको कह सकते हैं आप। तो ये फंगस होता है और यह एक कोशिकीय होता है, और इसी के कारण इसमें जो है इनके अनाक्षी श्वसन में जब यह क्रिया करता है, अनाक्षी श्वसन की क्रिया करता है, तो एथिल एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। जब यह अपनी क्रिया करता है तो उसमें आप देखे थे कि उस पिछले वाले में कि ग्लूकोज की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का निर्माण होता था, लेकिन इसमें देख रहे हैं कि एथिल एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। दूसरा ये कह रहा है कि सूक्ष्म जीवों में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को किण्वन कहते हैं। श्वसन को किण्वन कहते हैं। तो जितने भी सूक्ष्म जीव हैं, जो सूक्ष्म जीव हैं और जिनके अंदर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन क्रिया करने की क्षमता है, उसको जो है हम किण्वन कहते हैं, उसे किण्वन कहते हैं। तो अब ये ईस्ट भी उसी तरह की क्रिया करता है, ईस्ट भी। तो अब इसको देखते हैं हम। ये हमारा क्या है? ये हमारा ग्लूकोज है। अब ये क्या है? हमारा एथिल एल्कोहल है। ये हमने समीकरण संतुलित करने के लिए बनाया, C2H5OH एथिल एल्कोहल है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा ये क्या हो रही है? मुक्त हो रही है। देखिए यहाँ कह रहा है कि ग्लूकोज से कुछ ऊर्जा मुक्त हो सकती है, तो यहाँ कुछ ऊर्जा मुक्त हो रही है ईस्ट के अनाक्षी श्वसन के लिए भी। दूसरी चीज ये है कि कुछ हमारी जो पेशियां हैं, पेशियां आपको पता है कि एक ऐच्छिक पेशी होती है, एक अनैच्छिक पेशी होती है, और इससे अलग हट करके एक हृदय पेशी होती है। तो ये कह रहा है कि हमारी कुछ पेशियां भी जो है विशेष परिस्थिति में, कुछ समय के लिए विशेष परिस्थिति में अनाक्षी श्वसन करने की क्षमता रखती है। तो इसको भी जान लें कि पेशी कोशिकाओं में अनाक्षी श्वसन कैसे होता है। हमारे शरीर की ऐच्छिक पेशियां में भी कुछ समय के लिए अनाक्षी श्वसन की क्षमता है। पेशी कोशिकाओं में एल्कोहल के स्थान पर 3, ये इसमें क्या था? एथिल एल्कोहल, लेकिन इसके स्थान पर 3 कार्बन अणु और लैक्टिक एसिड यानी अम्ल, लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। जब ये ग्लूकोज हमारा, जब इसको अपनी क्रिया के अनुसार डिवाइड करता है, तो इसके कार्बन के 3 अणु लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। साथ ही इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण नहीं होता। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि इस समीकरण में जो मैं लिखा हूँ, ग्लूकोज है, लैक्टिक अम्ल है यानी लैक्टिक एसिड इसको बोल सकते हैं, और ऊर्जा है। तो यहाँ लिख रहा है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कहीं भी निर्माण नहीं हुआ है। इसलिए जो हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज इकट्ठा रहता है, शर्करा इकट्ठा रहता है, तो हमारी ऐच्छिक पेशियां कुछ समय के लिए अनाक्षी श्वसन की क्रिया करके
क्या दे देती हैं? लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा। और इसी ऊर्जा के लिए बार बार कहा जा रहा है कि कोई भी कार्य करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से ये जो है आपका श्वसन की जो क्रिया है, जैव प्रक्रम का श्वसन की क्रिया यही समाप्त होती है। आपको पुनः एक बार याद दिला दें कि श्वसन दो प्रकार के होते हैं, ऑक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन जो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में वो अपनी क्रिया करता है, भोजन को ऑक्सीकरण करता है, और अनाक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यानी इसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित रहता है, जो हमारे अंदर शर्करा है, उस शर्करा से जो है हमारी ऊर्जा और एथिल अल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई चीज़ें दिक्कत होगी तो आप इस वीडियो के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।